जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लोगों की वेकेशन की तस्वीरों या उनके महंगे रेस्टोरेंट के चेक इन्स की जगह उनकी असली बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड का बिल पब्लिश होने लगे, तो क्या होगा? ओह वाओ! ये एक बहुत ही डरावना लेकिन लेकिन सच्चाई को सामने लाने वाला विचार है। हाँ, मतलब कितने लोगों की वो जो एक परफेक्ट जिंदगी का भ्रम है ना, वो एक झटके में टूट जाएगा। जो लोग हमें बहुत अमीर लगते हैं, शायद शायद उनका असली सच देखकर हम दंग रह जाए। बिल्कुल। और समाज में अमीर दिखने और वास्तव में अमीर होने के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी है आजकल। सही कहा। और इसी खाई को, इस धुंधलेपन को आज हम इस गहन चर्चा में डिकोड करने वाले हैं। ये एक बहुत ही विशेष डीप डाइव है जिसमें हम फोकस करेंगे डिटेल्ड लर्निंग एंड इंसाइट, कलेक्टेड, क्रिएटेड, प्रेजेंटेड बाय पवन ठाकुर फ्रॉम ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, 900-435-2787। पता है, ये विषय आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज हमारे पास अध्ययन के लिए गांव का लड़का एआई यूट्यूब चैनल से ली गई एक बेहद दिलचस्प कहानी है। ये कोई आम कहानी नहीं है। मतलब ये मानव मनोविज्ञान और पैसे के बीच के जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं ना, उनको समझने का एक बेहतरीन जरिया है। सही बात है। कहानी का मुख्य किरदार रोहन है ना? हाँ, रोहन। वो मायापुरी शहर का एक बेहद टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर है। उसकी कंपनी में उसके काम की मिसालें दी जाती हैं और उसे बहुत भारी भरकम सैलरी भी मिलती है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी पत्नी प्रिया से पैसे मांगने पड़ते हैं। सारा पैसा एक खास तरह के सिग्नलिंग में खर्च हो जाता है। सिग्नलिंग मतलब दिखावे में? हाँ, बिल्कुल। अगर हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो इंसानी दिमाग आदि मानव काल से ही समूहों में रहने का आदी रहा है। उस समय कबीले में जिसका रुतबा सबसे ज्यादा होता था उसे सबसे अच्छे संसाधन मिलते थे। अच्छा, तो आज भी हम वही कर रहे हैं? एकदम सही। आज के इस आधुनिक युग में हमारे पास कबीले तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उस रुतबे को हासिल करने के लिए बेताब रहता है। और लोग ये रुतबा महंगे ब्रांड्स, गैजेट्स और दिखावे के लाइफस्टाइल से खरीदते हैं। उनके बीच अपनी एक अमीर छवि बनाए रखने के लिए तीन तीन क्रेडिट कार्ड्स के जाल में फंसा हुआ है। 3 क्रेडिट कार्ड्स, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, वो एक कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे से कैश निकालता है और दूसरे को भरने के लिए तीसरे का इस्तेमाल करता है। और पता है, अपनी प्रोफाइल को और भी चमकदार बनाने के लिए वो एक ऐसी विदेशी घड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है जिसकी उसे कोई प्रैक्टिकल जरूरत ही नहीं है। ये तो सच में पैसे की बर्बादी है। वही तो। इस पूरी स्थिति को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आती है। ये क्रेडिट कार्ड का चक्रव्यूह ना एक ऐसी जिम ट्रेडमिल की तरह है जिसकी स्पीड हर मिनट बढ़ती जा रही है। आगे क्या होता है उस ट्रेडमिल पे? इंसान उस पर पूरी ताकत से दौड़ रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन वो आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा। वो बस गिरने से बचने के लिए हाँफ रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, पूछे। क्या ये सिर्फ समाज या दोस्तों की गलती है, या फिर आज के इस डिजिटल युग ने, इन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ने हमारे दिमाग को इस तरह हैक कर लिया है कि हमें हर पल एक झूठी वाहवाही, एक डिजिटल वैलिडेशन की लत लग गई है? सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से इस आग में घी डालने का काम किया है। जब कोई व्यक्ति किसी महंगी चीज के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करता है और उस पर लाइक्स आते हैं तो दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन नाम का केमिकल तेजी से रिलीज होता है। ओह, वही केमिकल जो नशे में रिलीज होता है? एग्जैक्टली। ये केमिकल वही अनुभूति देता है जो किसी नशे से मिलती है। रोहन वो महंगी घड़ी समय देखने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो इसे एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि समाज में उसकी एक काल्पनिक सफलता स्थापित हो सके, जिसे लोग सक्सेस मान लें, है ना? हाँ, इसे इकोनॉमिक्स में कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन या दिखावटी उपयोग कहा जाता है। इंसान उन पैसों से जो उसके पास असल में हैं ही नहीं, ऐसी चीजें खरीदता है जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है, महज उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिनसे वो शायद अंदर से नफरत करता है। ये तो कितनी अजीब बात है। और ये दिखावे की संस्कृति इंसान की लॉजिकल सोच को पूरी तरह से पंगु बना देती है। और जब लॉजिकल सोच खत्म हो जाती है तो इंसान को लगता है कि उसकी इस परेशानी का समाधान बस थोड़ा और पैसा है। लोगों में ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि अगर मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए या मुझे कोई बड़ी लॉटरी लग जाए तो मेरे सारे आर्थिक संकट खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कहानी का अगला हिस्सा इस भ्रम को बहुत बेरहमी से तोड़ देता है। अचानक मिला ढेर सारा पैसा
पुरानी और सड़ी हुई आदतों का इलाज नहीं कर सकता। पता है, पैसा अपने आप में कोई दिशा तय नहीं करता। पैसा केवल एक एम्पलीफायर या मैग्नीफायर है। एम्पलीफायर कैसे? देखो, जो व्यक्ति स्वभाव से कंजूस है, पैसा उसे और बड़ा कंजूस बना देगा। और जो व्यक्ति स्वभाव से दिखावा करने वाला है, पैसा उसे और ज्यादा फिजूल खर्ची करने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, अब मैं समझी। और यही ठीक रोहन के साथ घटित होता है। उसकी कंपनी को एक अमेरिकी क्लाइंट का एक बहुत बड़ा $multi-million प्रोजेक्ट मिलता है। ओ, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, और रोहन को इस प्रोजेक्ट का लीड बनाया जाता है। वो 3 महीने तक दिन रात बिल्कुल पागलों की तरह काम करता है। वो दोस्तों, पार्टियों और सोशल मीडिया की दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। तो मेहनत का फल कैसा रहा? प्रोजेक्ट सुपर हिट होता है। क्लाइंट उसके काम से इतना खुश होता है कि उसे एक बहुत बड़ी फीस और कंपनी से एक मोटा बोनस मिलता है। जब वो चेक घर लेकर आता है तो वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि कल सुबह सबसे पहला काम उन 3 क्रेडिट कार्ड्स का सारा कर्ज चुकाने का होगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वो पल था जहां उसे अपने डोपामीन लूप को तोड़कर एक नई सुरक्षित शुरुआत करनी थी। पर वही तो कहानी घूम जाती है। तभी एंट्री होती है सुमित की। सुमित रोहन का वो दोस्त है जो खुद तो अपने पिता के पैसों पर ऐश करता है, लेकिन दूसरों को उकसाने में माहिर है। ऐसे दोस्तों हर ग्रुप में होते हैं। सही बात है। वो रोहन से कहता है कि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी का जश्न तो 5 स्टार होटल में ही मनाएगा। और यहीं से रोहन के पतन की असल शुरुआत होती है। उसने क्या किया इस बोनस का? वो एक बहुत ही महंगी पार्टी देता है, वहीं महंगी घड़ी खरीदता है जिसे वो हमेशा से लेना चाहता था, और बचे हुए सारे पैसे सुमित की एक टिप पर बिना किसी रिसर्च के शेयर बाजार में डाल देता है। ओह नो, बिना रिसर्च की शेयर बाजार। हाँ, कुछ ही दिनों में शेयर बाजार धड़ाम से गिरता है, उसका सारा पैसा डूब जाता है। हालत इतनी बुरी हो जाती है कि रिकवरी एजेंट उसके ऑफिस में घुसकर सबके सामने उसे जलील करते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ इस विचार पर थोड़ा सा विरोध जताना है। कहिए ना, इसमें क्या विरोधाभास लग रहा है आपको? प्रोजेक्ट में झोंक दी हो और उसे इतनी बड़ी कामयाबी मिले, तो क्या उस जीत का जश्न मनाना गलत है? एक जायज़ सेलिब्रेशन और आर्थिक आत्महत्या के बीच की लकीर आखिर खींची कहाँ जाती है? क्या हम सफल होने पर खुद को एक अच्छी ट्रीट भी नहीं दे सकते? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। साइकोलॉजी में रिवॉर्ड मैकेनिज्म का बहुत महत्व है। कठिन परिश्रम के बाद खुद को पुरस्कृत करना भविष्य के लिए प्रेरणा जगाता है। तो फिर रोहन ने क्या गलत किया? यहाँ हमें खुद को इनाम देने और अहंकार के प्रदर्शन यानी ईगो शो के बीच के बहुत ही बारीक अंतर को समझना होगा। लकीर वहां खिंचती है जहां उस जश्न का मकसद खुद को अंदरूनी खुशी देना नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया को अपनी हैसियत दिखाना बन जाए। ओह, मतलब पार्टी दोस्तों को जलाने के लिए थी? एग्जैक्टली। रोहन ने जो 5 स्टार की पार्टी दी, वो अपनी 3 महीने की थकन मिटाने या पत्नी के साथ खुशी बांटने के लिए नहीं थी। वो पार्टी उन लोगों को जलाने और अपनी हैसियत का डंका पीटने के लिए थी जो कभी उस पर हंसते थे। आई सी। ऐसे अर्थशास्त्र में रिवेंज स्पेंडिंग का ही एक रूप माना जा सकता है। एक जायज सेलिब्रेशन हमेशा बजट के अंदर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तब होता है जब इंसान अपनी बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की कर चुका हो। हाँ, और रोहन ने तो अपने कर्ज चुकाए ही नहीं थे। वही तो, कर्ज चुकाने से पहले अपनी हैसियत का प्रदर्शन करना जश्न नहीं, बल्कि आर्थिक आत्महत्या ही है। ये बहुत ही गहरी बात है कि लकीर नियत में छुपी होती है, और इस अहंकार भरे फैसले का नतीजा इतना भयानक होता है कि रोहन का पूरा जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। पता है, ऐसी स्थिति इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल। नौकरी जाने का खतरा, मकान मालिक की धमकियां, इन सब से टूटकर वो अपनी पत्नी पर चिल्लाता है और रात के अंधेरे में घर से भाग जाता है। वो एक पुराने पार्क में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये एक टर्निंग पॉइंट लग रहा है। हाँ, और तब कहानी में एक बहुत ही प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक मोड़ आता है। उसे रात के सन्नाटे में एक बूढ़े उल्लू की आवाज सुनाई देती है। हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लू को धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन माना गया है। हाँ, उल्लू विजडम और पैसे दोनों का प्रतीक है। राइट। तो उल्लू उसे एक अत्यंत कठोर सत्य बताता है। वो कहता है, तुम दौलत के दुश्मन हो, तुम उसे अपनी मूर्खता से भगा देते हो। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है कि जो गलतियां रोहन दिन के उजाले में अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहा था, वही गलतियां उसे रात के घने अंधेरे में एक उल्लू दिखा रहा है। सही में
क्या ये इंसान की फितरत है कि उसे सच देखने के लिए पहले पूरी तरह से टूटना ही पड़ता है? दुर्भाग्य से मानव स्वभाव अक्सर ऐसा ही होता है। जब तक चीजें सतह पर ठीक दिख रही होती हैं, भले ही उनकी बुनियाद उधार और दिखावे पर टिकी हो, दिमाग एक कॉन्फर्मेशन बायस में जीता है। कॉन्फर्मेशन बायस, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? मतलब इंसान सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसके भ्रम को सच साबित करे। जब पतन होता है तब वो भ्रम का शीशा टूट जाता है। यहाँ उल्लू केवल एक पक्षी नहीं है, वो पूर्ण वैराग्य, तटस्थता और क्लैरिटी का प्रतीक है। और रात का अंधेरा क्या दर्शाता है? रात का अंधेरा उस स्थिति को दर्शाता है जहां समाज का शोर, दोस्तों की वाहवाही और बाहरी वैलिडेशन सब शांत हो जाते हैं। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब इंसान को अपने नग्न वास्तविकता यानी नेकेड रियलिटी का सामना करना पड़ता है। और यहीं से उल्लू उसे वो 6 कठोर और प्रैक्टिकल नियम बताता है जिन्हें हम अदृश्य खर्च कह सकते हैं। ये वो छेद हैं जो इंसान की आर्थिक नाव को धीरे धीरे डुबा देते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। बिल्कुल, मैं भी इन नियमों को विस्तार से बताना चाहूंगा। तो उल्लू के पहले 3 नियम सीधे तौर पर भारी दिखावे से जुड़े हैं। पहला है सोशल स्टेटस और दिखावे के लिए किया जाने वाला खर्च। इसे हम हिडोनिक ट्रेडमिल के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। ये हिडोनिक ट्रेडमिल क्या होता है? देखो, इंसान एक महंगी गाड़ी खरीदता है, कुछ दिन खुश रहता है, लेकिन फिर उसकी आदत हो जाती है। फिर वो अपने पड़ोसी को उससे भी महंगी गाड़ी लाते देखता है और उसकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें फिनिश लाइन हर बार आगे खिसक जाती है। ये खर्च कभी खत्म नहीं होता। मतलब आत्मा संतुष्टि कभी मिलती ही नहीं। सही कहा। बाहरी दुनिया का दूसरा अदृश्य खर्च है बुरी संगत। उल्लू कहता है कि उन दोस्तों पर पैसे लुटाना जो सिर्फ पार्टी और आपके पैसों के लिए आपके साथ है, आपको खोखला कर देता है। वित्तीय आदतों के मामले में एको चेंबर का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। इंसान अक्सर उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। औसत बन जाता है? ये तो अलार्मिंग है। हाँ, और बुरी संगत वाले दोस्त एक क्रैब मेंटालिटी का शिकार होते हैं। क्रैब मेंटालिटी यानी केकड़े वाली मानसिकता। एग्जैक्टली। जब एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी उसे वापस खींच लेते हैं। ऐसे दोस्त कभी नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से जिम्मेदार बने। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि इससे उनकी खुद की कमियां उजागर हो जाएंगी, इसलिए वो उसे फिजूल खर्ची के लिए उकसाते रहते हैं। ये क्रैब मेंटालिटी का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ। और अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद आज के समय का सबसे बड़ा जाल है, बिना सोचे समझे EMI लेना। यानी अभी खरीदो बाद में चुकाओ, बाय नाउ पे लेटर। EMI सबसे मीठा जहर। वही तो। अगर मैं इसे किसी चीज से जोड़कर देखूं तो ये मुझे बिल्कुल जंक फूड खाने जैसा लगता है। जब हम कोई बर्गर या पिज्जा खाते हैं तो जीभ को तुरंत एक स्वाद का धमाका महसूस होता है। हाँ, दिमाग तुरंत खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन शरीर में सुस्ती और लंबे समय में बीमारियां आ जाती हैं। EMI भी तो ऐसी है। शोरूम से बिना पूरा पैसा दिए एक चमचमाता फोन घर ले आने का रोमांच बहुत तगड़ा होता है, लेकिन फिर अगले 24 महीनों तक उस कर्ज की EMI चुकाने का तनाव इंसान की आर्थिक सेहत को अंदर से गला देता है। इस जंक फूड एनालॉजी के पीछे एक बहुत ही ठोस बिहेवियरल साइंस का सिद्धांत काम करता है, जिसे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंसानी दिमाग भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदे या नुकसान की तुलना में वर्तमान में मिलने वाले छोटे फायदे को ज्यादा तरजीह देता है। अच्छा, मतलब आज का मजा कल की सजा से ज्यादा बड़ा लगता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है जिसे पेन ऑफ पेइंग या खर्च करने का दर्द कहा जाता है। पेन ऑफ पेइंग, पैसे देने में दर्द। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी जेब से 10,000 रुपए नकद गिनकर देता है तो दिमाग के उस हिस्से में हलचल होती है जो दर्द महसूस करता है। नकद पैसा देना अखरता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड या EMI इस पेन ऑफ पेइंग को पूरी तरह से सुन कर देते हैं। तभी कार्ड स्वाइप करने में उतना बुरा नहीं लगता। सही पकड़ा आपने। चीज तुरंत मिल जाती है और दर्द भविष्य के लिए टाल जाता है। और यही कारण है कि लोग अपनी भविष्य की कमाई को वर्तमान के दिखावे के लिए खुशी खुशी गिरवी रख देते हैं। वाह, ये पॉइंट सच में आंखें खोलने वाला है। तो दिखावे के इन 3 बड़े खर्चों के बाद उल्लू रोहन को 3 ऐसे नियमों की तरफ ले जाता है जो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि इंसान के अपने शरीर, उसकी भावनाओं और उसके खुद के भविष्य से जुड़े हैं। ये तो और भी ज्यादा पर्सनल और इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें शायद ही कभी बैलेंस शीट पर देखा जाता है। चौथा नियम है अपनी सेहत को नजरअंदाज करना।
गलत खान-पान और बुरी आदतें पालना। ये बहुत आम बात है आजकल। ये खर्च रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई नहीं देता, लेकिन 10 साल बाद जब अस्पताल का कोई बड़ा बिल सामने आता है तो जीवन भर की बचत एक झटके में साफ हो जाती है। सही कहा, स्वास्थ्य को हम एक डिप्रिशिएटिंग एसेट मान सकते हैं, यानी समय के साथ मूल्य कम होने वाली संपत्ति। जैसे हम गाड़ी के साथ मानते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति इसकी रोज मरम्मत नहीं करेगा तो इसकी कीमत बहुत तेजी से गिरेगी। मेडिकल इन्फ्लेशन यानी इलाज की महंगाई दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली महंगाई है। अपनी सेहत पर ध्यान न देना भविष्य में लाखों रुपए के मेडिकल बिल को खुला निमंत्रण देना है। ये बात पूरी तरह से डरा देने वाली है। लेकिन जो 5वां नियम उल्लू ने बताया ना, उस पर मुझे एक गहरी आपत्ति है। अच्छा, क्या आपत्ति है आपको 5वें नियम पर? 5वां खर्च था भावनाओं में बहकर उधार देना। उल्लू का कहना है कि रिश्तों में ऐसा पैसा देना जिसके वापस आने की उम्मीद ना हो एक बड़ी भूल है। लेकिन क्या ये विचार बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित और स्वार्थी नहीं है? आपका मतलब है कि हमें अपनों की मदद करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी का करीबी दोस्त या रिश्तेदार सच में किसी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में है या भारी संकट में है, तो क्या उसे सिर्फ अपनी बैलेंस शीट और आर्थिक सुरक्षा देखकर मदद करने से पीछे हट जाना चाहिए? क्या हम इतने मशीनी हो गए हैं? ये एक बहुत ही भावनात्मक और कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा है आपने। लेकिन यहाँ उल्लू के कहने का तात्पर्य मानवीय संवेदनाओं को खत्म करना नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ बात हो रही है ऑक्सीजन मास्क प्रिंसिपल को लागू करने की। जब कोई विमान आपात स्थिति में होता है तो एयर होस्टेस हमेशा कहती है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क पहने। हाँ, वो तो कहती हैं, पर क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ही बेहोश हो गए तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद ही ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबा है और वो भावनाओं में बहकर किसी दोस्त की मदद के लिए एक और पर्सनल लोन ले लेता है, तो वो दोस्त की समस्या तो पूरी तरह हल नहीं कर पाएगा, लेकिन खुद को और अपने परिवार को सड़क पर जरूर ले आएगा। ओह, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। और पता है, क्षमता से बाहर जाकर दिया गया उधार न केवल पैसा डुबाता है, बल्कि उस रिश्ते में एक ऐसी कड़वाहट भर देता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए केवल उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी रकम हमेशा के लिए भूल जाने पर भी खुद की आर्थिक स्थिरता न डगमगाए। ऑक्सीजन मास्क का ये नजरिया वाकई इस पूरी दुविधा को स्पष्ट कर देता है। अब हम बढ़ते हैं छठे और अंतिम नियम की ओर, जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। और वो नियम क्या है? वो है खुद को अपग्रेड ना करना। उल्लू लोहन को समझाता है कि अपने कौशल यानी स्किल्स, ज्ञान, अच्छी किताबों या खुद के विकास पर पैसा खर्च ना करना इंसान की सबसे बड़ी वित्तीय भूल है। यहाँ अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट लागू होता है, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर की लागत कहते हैं। ये सबसे बड़ा अदृश्य खर्च है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वो कैसे? एलिस इन वंडरलैंड किताब में एक रेड क्वीन इफेक्ट का जिक्र है, जहां रानी एलिस से कहती है कि तुम्हें उसी जगह पर बने रहने के लिए पूरी ताकत से दौड़ना होगा। आज की इस तेजी से बदलती इकोनॉमी में यही सच है। हाँ, खास करके टेक्नोलॉजी के आने से। बिल्कुल। तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर दिन बदल रही है। अगर एक ग्राफिक डिजाइनर आज नए एआई टूल्स नहीं सीखता है तो उसकी पुरानी स्किल्स की कीमत बाजार में हर दिन गिर रही है। मतलब हम पिछड़ रहे हैं। हाँ, खुद पर निवेश न करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कमाई रुकी हुई है। इसका मतलब है कि आप लगातार गरीब हो रहे हैं। नई किताबों, कोर्सेज या सेमिनार्स पर किया गया खर्च असल में खर्च नहीं है। वो एकमात्र ऐसा निवेश है जिस पर रिटर्न की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ज्ञान की अहमियत को समझने के बाद कहानी अपने अंतिम और सबसे यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक चरण में पहुंचती है। रोहन ने अब क्या किया इस ज्ञान का? रोहन को ये सभी बातें समझ आ जाती है, लेकिन वो रातों रात अमीर नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान को हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे अपनी आदतों में ढालना, उसका प्रैक्टिकल यूज करना पूरी तरह से एक अलग और मुश्किल जंग है। सही बात है। कोई भी मोटिवेशन तब तक काम नहीं करती जब तक उसे अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साँचे में न ढाला जाए। कहानी हमें दिखाती है कि रोहन घर लौटकर अपनी पत्नी से माफी मांगता है, अपने बॉस के पास जाकर अपनी गलती मानता है, वो एक कैंची लेता है और अपने वो 3 क्रेडिट कार्ड्स काट कर फेंक देता है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और अपने फोन से उन सभी दोस्तों के नंबर डिलीट कर देता है जो सिर्फ दिखावे और पार्टियों के लिए उसके साथ थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पता है क्या था? क्या था? वो एक पुरानी सी डायरी लेता है और कई सालों तक अपने एक एक पैसे के खर्च का हिसाब उसमें लिखता है।
हर दिन अपनी इच्छाओं को मारना, दोस्तों की पार्टियों को मना करना, नए गैजेट्स ना खरीदना, ये सब कुछ भी ग्लैमरस नहीं था। बोरिंग लग रहा होगा बहुत। हाँ, बहुत बोरिंग। लेकिन वो धीरे धीरे सारे कर्ज चुकाता है और फिर सही जानकारी जुटाकर इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वर्षों की इस बोरिंग तपस्या के बाद अंततः वो उसी शहर में अपना खुद का फ्लैट खरीदने में कामयाब होता है। ये तो एक सच्ची कामयाबी है। हाँ, इस पूरी यात्रा को देखते हुए मुझे लगता है कि इस कहानी का असली हीरो वो जादुई उल्लू नहीं था। अगर उल्लू हीरो नहीं था तो फिर कौन था? असली हीरो वो उबाऊ, लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया थी जिससे रोहन गुजरा। सही कहा। लोग अक्सर सोशल मीडिया पर 30 दिन में अमीर बनने का राज खोजते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि ऐसा कोई जादुई राज है ही नहीं। लगातार हर दिन छोटे छोटे सही वित्तीय फैसले लेना और अनुशासन में बंधे रहना ही असली और इकलौता राज है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है आपने। वित्तीय स्वतंत्रता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे एक दिन में जीता जा सके। ये उन हजारों छोटे फैसलों का कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो कोई व्यक्ति वर्षों तक करता है। तो इस पूरी गहन चर्चा का जो सार निकल कर आता है वो ये है कि आर्थिक आज़ादी या असली अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि इंसान की पेस्लिप पर कितना बड़ा नंबर लिखा है। बिल्कुल नहीं। होती है कि महीने के अंत में वो कितना पैसा बचा पाता है और उस बचे हुए पैसे को वो अपनी अहंकार की आग में जलाता है या अपने भविष्य की नींव में लगाता है। और एक बार फिर हम याद दिलाना चाहेंगे कि आज की ये मूल्यवान जानकारी, ये डिटेल्ड लर्निंग एंड इंसाइट, collected, created, presented by Pawan Thakur from Thakur Property Consultancy 9004352787 इनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इन 6 अदृश्य खर्चों के प्रति अपनी आंखें खुली रखना किसी भी व्यक्ति के वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकता है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करेंगे। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। शुरुआत में हमने बात की थी कि अगर हमारे बैंक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर पब्लिश हो जाएं तो क्या होगा। अब इसे एक कदम और आगे ले जाकर सोचिए। हाँ, क्या हो अगर कल से दुनिया की हर महंगी गाड़ी, हर लग्जरी ब्रांड के कपड़े या जूते के ऊपर उसकी कीमत की जगह उसे खरीदने वाले का सिबिल स्कोर या उसका कर्ज चमकने लगे। बाप रे, तब तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। वही तो। क्या तब भी लोग उस ब्रांड को पहनकर इतराना चाहेंगे? क्या तब हम ये समझ पाएंगे कि असली रईसी वो नहीं है जो बाहर से चमकती है, बल्कि वो है जो शांति से हमारे बैंक अकाउंट में सुरक्षित रहती है? इस विचार के साथ आप सबको छोड़े जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर।